वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। कोटेज परिवार में युक्ति और युवी उत्सुकता से आगे झुक गए जब जयश्री ने पायल के माता पिता को एक संदेश भेजा। माँ, क्या वे मान गए? युक्ति ने बेचैनी से पूछा। उन्होंने क्या कहा? युवी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में भी बेसब्री थी। जयश्री ने अपने बच्चों पर नजर डाली और अपनी बाहें मोड़ ली। वह अपने लिविंग रूम के सोफे पर पीछे झुक गई और मुस्कुराई। उन्होंने कहा कि वे पहले मुझसे मिलेंगे। दोनों बच्चों ने एक दूसरे को देखा, उन्हें समझ नहीं आया कि यह अच्छी बात है या नहीं। चिंता मत करो बच्चों, तुम्हारी माँ संभाल लेगी, जयश्री ने आश्वासन दिया। उसकी धूर्तता उसकी आंखों में कौंध गई। जब पायल घर से चली गई थी तो जयश्री को भी लगा था कि घर थोड़ा खाली और बड़ा हो गया है। पायल इस परिवार के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। शुरू में जयश्री ने सोचा था कि पायल अपने असली परिवार के साथ बेहतर रहेगी। फिर भी वह उत्सुक थी कि बेदी परिवार किस तरह का है, इसलिए उसने कुछ छानबीन की और उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि बेदी परिवार बहुत अमीर है। खैर, उसे मिला मुआवजा राशि पहले ही बता चुकी थी कि वे अमीर है। हालांकि कुछ समय बाद उसके जुड़वां बच्चे हंगामा करते रहे। वे लगातार कुछ न कुछ कहते रहे। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जितना अधिक उसने सोचा उतना ही उस पर असर हुआ। पायल बेदी परिवार की खोई हुई बेटी थी। उस परिवार को उसके अस्तित्व के बारे में भी पता नहीं था, क्योंकि एक और बच्चा पायल की जिंदगी जी रहा था। वह शरारती लड़की, पायल की जिंदगी चुराने वाली उस बच्ची के विचार से जयश्री को कड़वाहट महसूस हुई। वह अपनी एहसान फरामोश और लालची माँ जैसी ही है। मैं जयश्री कोटेज नहीं होती अगर मैं उस लड़की को अपनी जीनियस भतीजी को तंग करने देती। अपनी माँ की बात सुनकर युक्ति और युवी ने जोर से सिर हिलाया। हाँ माँ, वह लड़की जरूर पायल को अपना अधिकार जमाने के लिए तंग करेगी। युक्ति ने अमीर लोगों की समस्याओं के बारे में सोचते हुए चिल्लाया। उन्होंने इसे नाटकों में देखा है, लेकिन वह दयालु भी हो सकती है, युवी ने धीरे से कहा जब युक्ति ने उसे घूर कर देखा। बकवास, उसने कहा, अपने दिमाग में चल रहे विचारों से लगभग क्रोधित होकर। वह लड़की हमारी पायल को मुश्किल वक्त देगी और पायल इतनी दयालु है कि पलटवार नहीं करेगी। अगर हम उसके परिवार के रूप में कुछ नहीं करते हैं तो हम उसके लायक नहीं हैं। पलटवार करने के लिए बहुत दयालु। युवी ने अपने जुड़वां भाई को देखा, जो शायद भूल गया था कि पायल कितनी शातिर हो सकती है। जयश्री अपने बेटे से सहमत हुए बिना नहीं रह सकी। अगर युवी बीमार न हुई होती और उसे महंगे इलाज की जरूरत न पड़ती तो वह पायल को वापस भी नहीं देती। बच्ची उसके लिए पैसा कमाने का जरिया थी, लेकिन इतने सालों में पायल उसे प्यारी भी हो गई थी। बस बहुत हुआ। जयश्री ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई, उसकी आभा से आश्वासन और दृढ़ विश्वास झलक रहा था। तुम्हारी माँ इसे संभालेगी। उस लड़की को नहीं पता कि हमारा परिवार इन सभी वर्षों में किस दौर से गुजरा है। उसे सिर्फ इसलिए आसानी से सब कुछ नहीं मिल सकता क्योंकि वह भाग्यशाली थी। बेदी हवेली में दिन आश्चर्यजनक रूप से शांत रहा। जब रात का खाना आया तो पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। आमतौर पर सौरभ खाने के बीच में या अंत में नखरे दिखाना शुरू कर देता था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। दंपति ने अपने बच्चों पर निगाहें डाली, उनके चेहरे पर आश्चर्य साफ था। किसी ने बहस नहीं की और सबने खाना खाया। जब वे कर चुके तो उन्होंने विनम्रता से माफी मांगी और अपने अपने कमरों में चले गए। अदिति कुछ छोटे मोटे मामलों को निपटाने के बाद सीधे पायल के कमरे में गई। पायल, उसने दरवाजा धीरे से खटखटाया। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जब उसने अंदर से पायल की हल्की आवाज सुनी तो अदिति ने दरवाजा खोला। उसने अंदर झांका, उसकी आंखें अपनी बेटी को खोज रही थी, और फिर उसने पायल को अपने बालों में तौलिया लपेटे हुए दरवाजे के पास आते देखा। मम्मी, क्या कुछ गलत है? उसकी गोल आंखें जिज्ञासा से चमक रही थी। उसके गालों पर प्राकृतिक लज्जा उसकी गोरी और चिकनी त्वचा को और भी सुंदर बना रही थी। अदिति अंदर चलते हुए उसे मनमोहक पाए बिना नहीं रह सकी। मैं बस तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले क्या मुझे तुम्हारे बाल ब्रश करने चाहिए? पायल की आंखों में क्षण भर के लिए हिचकिचाहट चमकी, इससे पहले कि वह मुस्कुराई। यह कहने के बाद अदिति और पायल बिस्तर के किनारे बैठ गईं। पायल अपनी पीठ अदिति की ओर करके बैठ गई, जिससे उसकी मां के कोमल हाथ उसके उलझे हुए बालों को सुलझा सके। हर ब्रश में कोमलता और सावधानी थी। इसने पायल को थोड़ा गुदगुदी और नींद का एहसास कराया। अदिति की मौजूदगी से माहौल भी गर्म महसूस हो रहा था। पायल ने अपनी आंखें नीचे की और अपने चेहरे पर सूक्ष्म मुस्कान को रोक नहीं पाई। उसकी मां हमेशा कोमल रही थी, यहां तक कि उसके पहले जीवन में भी। हालांकि 5 बच्चों की परवरिश करनी थी, इसलिए उसे उन सभी को समान रूप से प्यार और देखभाल देनी पड़ी। वह कुछ मायनों में शायद कम पड़ी होगी, लेकिन पायल जानती थी कि उसके माता पिता पूर्ण नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया।
इसलिए वह उनसे नफरत नहीं कर सकती थी। यह अच्छा होगा अगर वह बस उनकी बच्ची बन सकती। पायल ने इस विचार से छुटकारा पाने के लिए मानसिक रूप से अपना सिर हिलाया। पायल। लंबे मौन के बाद अदिति की कोमल आवाज ने शांत हवा को चीर दिया। क्या तुम्हें यहाँ रहना पसंद है? पायल ने उत्सुकता से चमकती आंखों से अदिति की ओर देखा। अदिति मुस्कुराई। मुझे पता है कि बहुत कुछ हुआ है और चीजें बहुत तेजी से हो रही है। मुझे चिंता है कि तुम्हें ढलना मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल नहीं। पायल दमक उठी। मम्मी और पापा मेरी देखभाल करते हैं। बटलर जनार्दन मुझे अच्छा खाना खिलाते हैं और मैं हमेशा हेमंत अंकल पर भरोसा कर सकती हूँ। मैं ठीक हूँ। हर कोई मेरे प्रति दयालु रहा है, इसलिए मुझे ढलना मुश्किल नहीं लगा। यह सुनकर मुझे खुशी हुई। अदिति ने राहत की सांस ली। तुम्हारे भाइयों के बारे में? मम्मी, मुझे लगता है कि मेरे बाल अभी भी यहाँ उलझे हुए हैं। पायल ने अपने बालों का एक हिस्सा उसे दिखाया और अदिति तुरंत अपनी बेटी के संकेत समझ गई। पायल अभी अपने भाइयों के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। अदिति अपनी बेटी को दोष नहीं दे सकती थी। उसके लड़के हमेशा दूर रहे थे और सौरभ हमेशा पायल को तंग करता था। भले ही उन्होंने सौरभ से बात की हो, वे जानते थे कि उनके सबसे छोटे बेटे को खुलने में बहुत समय लगेगा। आखिरकार सौरभ को बदलाव कभी पसंद नहीं आया। अदिति को अपने बालों में ब्रश करते हुए उदास महसूस करते हुए पायल बोली, मम्मी, मेरे भाई शायद मेरे साथ न खेले, लेकिन मुझे पता है कि अगर मुझे उनकी मदद की जरूरत पड़ी तो वे बिना किसी सवाल के मेरी मदद करेंगे। मुझे यह जानकर तसल्ली मिलती है कि जरूरत पड़ने पर मैं उन पर भरोसा कर सकती हूँ। अदिति का चेहरा नर्म पड़ गया जब उसने पायल की पीठ पर निगाह डाली। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी, यह सोचकर कि पायल उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी। यह अजीब लगा, लेकिन उसके शब्दों ने उसे सुकून दिया। पायल, क्या तुम माँ की ओर मुंह कर सकती हो? अदिति ने पायल की मदद की और उनके एक दूसरे के सामने होने तक इंतजार किया। उसने पायल के नर्म हाथों को थामा, मुस्कुराई और हल्की आह भरी। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा करूं, मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि तुम्हारा फैसला चाहे जो भी हो, माँ और पापा हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। पायल की भौहें उठी, उसकी गोल आंखें जिज्ञासा से चमक उठी। जब अदिति के होंठ खुले और शब्द बाहर आए तो पायल की अभिव्यक्ति धीरे धीरे जिज्ञासा से आश्चर्य में बदल गई। प्रोफेसर सिंह तुम्हें असाधारण मानते हैं, इसलिए वह चाहते हैं कि तुम उनकी शिष्य बनो। बेशक यह सिर्फ एक प्रस्ताव है और तुम इसे स्वीकार करना चाहती हो या नहीं, यह अभी भी तुम्हारी पसंद है। यही वह बात थी जो अदिति ने कही थी। यह सुनकर पायल की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने सिर्फ सरलीकृत विधि का उपयोग करके एक समीकरण हल किया था। हालांकि उसके विचार रुक गए क्योंकि उसने अदिति की आंखों का आकलन किया। अदिति ने अनिच्छा का भाव रखा, जो एक मां से अपेक्षित था जो अभी भी अपने बच्चे की देखभाल करना चाहती थी। साथ ही वह उसका समर्थन करने की कोशिश कर रही थी। खैर, हमें कोई जल्दी नहीं है, अदिति मुस्कुराई। फैसला करने के लिए जितना समय चाहिए ले लो और तब तक मैं तुम्हारी थोड़ी और देखभाल करूंगी। अदिति ने अपनी बेटी को सुलाया और रात की बत्ती खुली रखी। जब पायल गहरी सांसें लेने लगी तो उसने उसके माथे पर चूमा और उसके बालों पर हाथ फेरा। जब अदिति चली गई तो पायल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वाह, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे इस घर को छोड़ने की अनुमति मिल रही है। उसकी आंखें चमक उठी क्योंकि वह बस यही मांग सकती थी, लेकिन उसकी आंखों में उत्साह धीरे धीरे फीका पड़ गया। पायल बिस्तर से उठी और अपनी स्टडी डेस्क पर गई। वर्तमान घटनाओं की जांच करते हुए उसने अपने हाथों से अपनी ठुड्डी टिका ली। इस जीवन काल में भी प्रोफेसर सिंह अभी भी कहते हैं कि उन्हें मुझमें क्षमता दिखती है। हालांकि इस बार यह बहुत जल्दी है। यह उसे खुश करता है, लेकिन अफसोस, क्या मैं फिर से एक जगह फंस जाऊंगी? उसने अपना पूरा जीवन अपने पहले जीवन में पढ़ने और शोध करने में बिताया। हालांकि इसके फायदे थे, पायल एक जगह फंसना नहीं चाहती थी। उसकी योजना जल्दी सेवानिवृत्त होने और फिर जीवन का आनंद लेने, दुनिया घूमने और शायद एक तूफानी रोमांस से मिलने की थी। वह एक ऐसा आदमी चाहती थी जो उसे अपने पैरों से ऊपर उठा सके। रोमांस के बारे में सोचते हुए उसका चेहरा खट्टा हो गया। वह अपने दोनों जीवन को मिलाकर एक बूढ़ी महिला है, फिर भी उसे अभी भी पता नहीं था कि एक वास्तविक रोमांस कैसा होता है। 13 साल की उम्र में डेटिंग के बारे में सोचना। अगर मेरे माता पिता को पता चला कि मैं अपने भविष्य के रोमांस के बारे में सोच रही हूं तो वे चिंतित होंगे। मैं इसके लिए बहुत बूढ़ी हूं। उसने सिर हिलाया, अपना ध्यान अपने लैपटॉप पर केंद्रित किया। उसने अपने क्षेत्र के सबसे सम्मानित प्रोफेसरों में से एक की शिष्य बनने के विचार पर ध्यान नहीं दिया। वह पहले से ही उसका जवाब जानती थी। फिर भी पायल जानती थी कि अगर वह प्रोफेसर सिंह का मार्गदर्शन स्वीकार करती है तो उसे अन्य चीजों के लिए भी तैयार और सुसज्जित होने की जरूरत है। आखिरकार वह खुद को पहले जैसी स्थिति में नहीं डालना चाहती थी जब सभी को पता चला कि कंपनी के मूल मुद्दे को उसी ने हल किया था।
यह बहुत असहज था। पायल ने वर्तमान आर्थिक प्रवाह को पढ़ते हुए रात बिताई जब तक कि वह आखिरकार सो नहीं गई। अगले दिन पायल अपनी सामान्य दिनचर्या कर रही थी जब चंदन ने अचानक रसोई में उस पर हमला कर दिया। पायल, चंदन ने उत्साह से अपने हाथ रगड़े जैसे ही वह उसके सामने बैठ गया। उसने ऊपर देखा, उसकी गोल आंखें झपक रही थी। पापा। उसके चेहरे पर यह दमकती हुई मुस्कान थी जब उसने कहा, हेमंत ने फोन किया था। उसने तुम्हारे द्वारा कल किए गए समाधान का इस्तेमाल किया और हमारी कंपनी बच गई। भले ही मैंने ऐसा नहीं किया होता, आप और हेमंत अंकल आखिरकार कोई रास्ता खोज ही लेते। मैंने जो कुछ किया वह हेमंत अंकल की लंबी तकलीफ को बचाना था, वह कहना चाहती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि निवेशक हमारे साथ व्यापार करने के लिए हमारे फोन को व्यस्त रखे हुए हैं, उसने उत्साह से जोड़ा। यह सब तुम्हारी वजह से है। पायल अजीब तरह से मुस्कुराए, ऐसी स्थिति में प्रतिक्रिया कैसे दे, यह समझ नहीं आ रहा था। वह बस अपने स्नैक्स खाना चाहती थी। हेमंत ने जिस शेफ को आमंत्रित किया है, वह कल उतरेगा। क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? कुछ देर अकेले रहना। पायल ने अपने होंठ भींचे क्योंकि उसने अपने पिता की आंखों में चमक देखी। वह बहुत खुश और उत्साहित लग रहे थे, लेकिन साथ ही उनके पीछे अनिश्चितता का एक स्पर्श था। उसने एक सेकंड के लिए सोचा, यह मानते हुए कि जब तक वह अधिक इनाम नहीं मांगती तब तक उसके पिता उसे परेशान करना बंद नहीं करेंगे। पापा, मुझे एक माउस चाहिए। एक माउस। चंदन की मुस्कान सख्त हो गई और उसने यह सुनिश्चित करने के लिए दोहराया कि उसने सही सुना है। तुम्हें एक माउस चाहिए? हाँ, मुझे एक चाहिए। अपने लैपटॉप के लिए। उसकी आंखें सहज रूप से उसके सिर के ऊपर मेढक की ओर घूम गई और उसे अपनी बिल्ली की याद दिलाई गई। उसने सोचा कि उसकी बेटी को पालतू जानवरों का अजीब स्वाद है। ठीक है। चंदन ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें एक माउस ढूंढूंगा, फिर सबसे प्यारा वाला। पायल मुस्कुराई, यह सोचकर कि यह उसे अपने लैपटॉप के टचपैड की तुलना में अधिक समय तक स्क्रॉल करने में बचाएगा। कुछ भी चलेगा। नहीं, कुछ भी नहीं चलेगा। मेरी बेटी सिर्फ सर्वश्रेष्ठ की हकदार है, इसलिए मैं तुम्हें सबसे प्यारा माउस ला दूंगा। उसने गर्व से घोषणा की और उसने अब और बहस नहीं की। पायल ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और अपने स्नैक्स का आनंद लिया। उसने ईमानदारी से सोचा कि वह और उसके पिता एक ही बात पर थे। चंदन ने खुशी खुशी उसे देखा जब तक कि उसे फोन करना नहीं पड़ा। जैसे ही चंदन वापस अपनी स्टडी में चला गया, उसने पायल के अनुरोध के लिए हेमंत को फोन किया। हेमंत, पायल को एक और पालतू जानवर चाहिए, उसने कहा जैसे ही हेमंत ने फोन उठाया। एक और? चंदन लाचारी से मुस्कुराया। मुझे लगता है कि मेरी बेटी जानवरों की बहुत शौकीन है। इस बार उसे क्या चाहिए? हेमंत ने इस मामले को चंदन जितना ही गंभीरता से लिया। पायल उनकी रक्षक थी और उसकी वजह से वह आखिरकार आराम कर सकता था। अगर वह मांगती तो वे उसे कुछ भी दे देते। एक माउस। हेमंत अपने ऑफिस में जम गया और अपनी भौहें सिकोड़ ली। एक माउस। क्या उसके पास बिल्ली नहीं थी? क्या वह इसे अपनी बिल्ली को खिलाने की योजना बना रही थी? यह एक अजीब संयोजन है, लेकिन वह यही चाहती है। चंदन ने आह भरी। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे सबसे प्यारा माउस ला दूंगा और मुझे यह करना होगा। इस तरह वह अपने पिता से प्रभावित होगी। क्या तुम मेरे लिए थोड़ी देर के लिए कुछ बैठ के संभाल सकते हो? जरूर, धन्यवाद। हेमंत को लगा कि चंदन कॉल समाप्त कर देगा, इसलिए उसने बोला। चंदन, हाँ, बच्चा बदलने की जांच। हेमंत रुक गया क्योंकि उसने तुरंत लाइन के दूसरी ओर से मूड में बदलाव महसूस किया। मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक गलती नहीं है। यह सुनकर चंदन ने सावधानी से अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया। मैं अभी स्टडी में पहुंचा हूं। बोलो। चंदन, मुझे लगता है कि बच्चा बदलना जानबूझकर किया गया था। नस के होंठ दबाव के बावजूद तंग है, लेकिन नीना की जैविक मां की जांच करने के बाद हमने उसके गर्भावस्था के दौरान कुछ अजीब गतिविधियां देखी। उसे डिलीवरी से पहले एक बड़ी राशि मिली और मुझे बताया गया कि उसकी नियत तारीख वास्तव में अदिति के कुछ हफ्ते बाद थी। मुझे लगता है कि यही वजह है कि नीना बचपन में अक्सर बीमार रहती थी। इस समय तक चंदन पहले ही अपनी डेस्क तक पहुंच चुका था और बैठ गया। जब उन्हें पता चला कि नीना उनकी बच्ची नहीं है, तो उन्हें तुरंत संदेह हुआ कि उनकी असली बेटी भी एक अमीर परिवार में थी। आखिरकार, जिस अस्पताल में अदिति ने उनके बच्चों को जन्म दिया था, वह इंद्रप्रस्थ के सबसे महंगे निजी अस्पतालों में से एक था। फिर भी रस्तोगी परिवार एक निचला मध्यम वर्ग का परिवार था जो बमुश्किल गुजारा कर पाता था। खोदते रहो, हेमंत। चंदन का चेहरा काला पड़ गया। पायल के सामने उसकी सामान्य बचकानापन का कोई निशान नहीं था। साथ ही अदिति और मैं जयश्री कोटेज से मिलेंगे। मैं देखूंगा कि क्या वह कुछ जानती है।